मेरा नाम है आशीष कुमार और आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने YouTube चैनल स्टडी वेरियस 3.0 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 3। और ये है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सेशन आप लोग को हम शॉर्ट्स के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग शॉर्ट्स देखिएगा, आप लोग को अपने आप सही में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने मैंने आप लोग को पढ़ा दिया किस किस के बारे में। नेपोलियन के बारे में पढ़ा दिया आप लोग को, नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा मेटरनिक मेटरनिक के बारे में पढ़ा दिए हैं, और तीसरा लुई 18वां के बारे में भी हमने पढ़ा दिया है आप लोग को, लुई 18वां। अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है जुलाई 1830 की क्रांति। क्या है? जुलाई 1830 की क्रांति। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जुलाई 1830 की क्रांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब जुलाई 1830 की क्रांति ध्यान से देखिएगा। जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? चार्ल्स 10 के। याद रखिएगा, कभी पूछेगा जुलाई 1830 की क्रांति कब हुई थी, तो चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुई थी। जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता आपको बार बार बता चुके हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं क्रांति को दबा रहा था, कौन दबा रहा था? चार्ल्स 10। भैया क्यों दबा रहा था? क्योंकि सभी जनता स्वतंत्र होना चाहते थे, फिर से राजा के गुलाम नहीं होने चाहते थे। जो ये चार्ल्स 10 था, ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था और निरंकुशवाद था। हमने शॉर्ट वीडियो में आप लोग को समझा दिया, जाके देख लीजिएगा। अभी बता देते हैं, प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब वैसे लोग जो राजाशाही का शासन अपनाना चाहते थे। तो जो चार्ल्स 10 था, ये चाहता था कि मेरा पूरा अधिकार हो, इसलिए जनता ने इसका विरोध किया। तो उस विरोध को दबाने के लिए इसने क्या किया? पोलिग्नेक पोलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। अब समझिए पोलिग्नेक कौन था। तो ये भी एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। इहो प्रतिक्रियावादी दो को प्रतिक्रियावादी मिल गया। अब समझिए पोलिग्नेक ने क्या किया कि लुई 18वां हमने बताया था कि लुई 18वां जानता था कि अपने पूर्वजों जैसा काम करेगा तो उसको भी मार के भगा दिया जाएगा। तो वो क्या किया था कि अच्छे अच्छे काम किए। तो लुई 18वां द्वारा किए गए कार्यों की जगह पर, मतलब लुई 18वां ने जो नागरिक संहिता लाया था उसकी जगह पर क्या ला दिया? शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग। ध्यान से देखिए, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग। देखिए यहाँ पे हम कॉमा कर देते हैं, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग। इसका मतलब हुआ वैसा वर्ग जिसमें ज्यादा शक्तिशाली लोग आते हैं। ये मतलब कि जैसे अमीर लोग को हम शक्तिशाली कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है, इसलिए उन लोग को शक्तिशाली। मतलब कि अमीर लोगों के लिए एक नया वर्ग बना दिया। की स्थापना की किसकी जगह पर? नागरिक संहिता की जगह पर। इसमें कहा गया था कि सभी लोग बराबर हैं, परंतु पोलिग्नेक ने क्या कहा कि लुई 18वां का जितना कानून था उस सब कानून को खत्म कर दो और एक नया वर्ग की स्थापना करो जिसमें शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग के लोग आएंगे, इसमें सभी अमीर लोग आएंगे की स्थान की। ठीक है। तथा उसने क्या किया? विशेष अधिकार भी दिया। जैसे हमने बताया था आपको पहला वीडियो में कि जैसे मान के चले मंदिर में जाएंगे तो हम लोग सुबह के 4 बजे से दोपहर में 10 बजे 11 बजे हम लोग जल ढारते हैं, परंतु जो वीआईपी लोग होते हैं, नरेंद्र मोदी उतरेंगे सीधा हेलीकॉप्टर से जाके जल ढार देंगे। सीधा उनको लाइन में लगना पड़ेगा? नहीं लगना पड़ेगा। तो सब विशेष अधिकार प्राप्त है। अब मान के चलिए विशेष अधिकार सबको मिटा दे तो मोदी जी को भी तो लाइन में लगना पड़ता। तो वैसे ही इसने क्या किया कि जो भी इस वर्ग में आएंगे उनको विशेषाधिकार दे दिया। समझा विशेषाधिकार का मतलब? आगे समझिए। जिसके विरोध में उदारवादी समझाए हम एक शॉर्ट वीडियो में, जिसमें बताए हैं कि उदारवादियों का मतलब होता है वह लोग जो स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं। ये इन लोग का जो माइंड होता है ना, हमेशा एकदम फ्री रहता है। उदारवादियों ने गहरा असंतोष प्रकट किया, मतलब कि ये लोग इसके साफ खिलाफ थे। क्या थे? खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? ये जो वर्ग बना हुआ था, ये जो शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग बना, इसके खिलाफ कौन थे? उदारवादी थे। कौन थे? उदारवादी। अब आगे समझिए। तब चार्ल्स 10 ने क्या किया? इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, जैसे एक्शन होगा तो उसके बाद रिएक्शन होगा ना, न्यूटन का तृतीय नियम, वैसे ही चार्ल्स 10 ने क्या किया? इसी के खिलाफ, मतलब कि प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश पारित किया। जैसे मान के चलिए हमारे हाथ में सत्ता है और कोई मेरा विरोध कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मीडिया को बंद कर देंगे।
जैसे मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि दंगा फसाद होता है तो सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। जैसे कई कई जिलों में होता है कि मान के चलिए अभी हुआ था ये, क्या नाम है इसका, अग्निवीर वाला में, अग्निवीर वाले में हुआ था तो सभी के सभी जिला में नेट बंद हो गया था। क्यों बंद हुआ था? क्योंकि जब इंटरनेट चालू रहेगा तो सभी लोग के बीच फैलेगा, और सभी जितना फैलेगा उतना क्रांति बढ़ेगी। तो इसने क्या किया, इस क्रांति को दबाने के लिए 4 अध्यादेश पारित कर दिया। इसके वजह से पेरिस में, पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। कोई पूछेगा आपसे फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में, याद रखिएगा। पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी, सब एकदम क्रांति चाहने लगे। अब सब कोई चाह रहा है कि चार्ल्स 10 को हटा दे। तो क्या हुआ, इसके वजह से पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी, और पेरिस में और फ्रांस में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध मतलब सिविल वार। सिविल वार मतलब जैसे कि घर में लड़ाई होता है ना, जैसे मान के चलिए मम्मी पापा में लड़ाई, मम्मी बेटा में लड़ाई, मम्मी बेटी में लड़ाई, उसी को कहते हैं गृह युद्ध, मतलब घर का ही। परंतु ये घर मतलब घर नहीं, पूरे फ्रांस का बात हो रहा है। मतलब फ्रांस के अंदर युद्ध लड़ाई चल रहा है। जैसे मान लीजिए 2 लड़ाई होता है। एक लड़ाई हुआ कि मेरे घर दूसरा घर से, मेरे देश दूसरे देश से। परंतु ये जो युद्ध है ये फ्रांस के अंदर ही हुआ था, इसीलिए इसको गृह युद्ध कहेंगे, इंग्लिश में सिविल वार कहते हैं। शुरू हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। अब चलिए इसके हम परिणाम लिखवाते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए। ये जो जहां जहां पे हमने टिक किया आप लोग भी टिक कर लीजिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको फिक्स किया था? उतार लीजिए जल्दी, टाइम ज्यादा नहीं है। देखिए जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम। देखिए जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप, मतलब जुलाई 1830 की जब क्रांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ, चार्ल्स 10 यानी जो फ्रांस का राजा था, कब? 1830 की क्रांति के समय वो गद्दी मतलब सीट छोड़कर, मतलब जिस पर जो राजगद्दी था उसको छोड़कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। कहाँ चला गया? इंग्लैंड भाग गया। इंग्लैंड का नाम तो सब लोग सुना होगा। तो चलिए आगे वीडियो अगर पसंद आ रहे तो लाइक कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप बोर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई। देखिए जैसे मान के चलिए कि पूरा खानदाने साफ हो गया, किसका? बोर्बो राजवंश का। किस क्रांति के बाद? जुलाई 1830 की क्रांति के बाद पूरा राजवंश खत्म हो गया। मतलब खत्म मतलब मर नहीं गया, मतलब कि फ्रांस में उसके बाद उसका कोई शासक नहीं बैठा। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप बोर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट जो है, इस क्रांति के पश्चात फ्रांस में आर्लियंस वंश। अब बोर्बो राजवंश जैसे ही खत्म हुआ तो कौन सा दूसरा राजवंश आ गया? आर्लियंस राजवंश आ गया। और इस वंश के कौन से शासक बने? तो लुई फिलिप, याद रखिएगा। कोई पूछेगा लुई फिलिप कौन से वंश से थे, तो आर्लियंस वंश से। कौन से वंश से? आर्लियंस वंश से। और किस क्रांति के बाद लुई फिलिप राजा बने, तो याद रखिएगा जुलाई 1830 की क्रांति। इनके खिलाफ भी विरोध हुआ है, वो आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे आगे। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद अगला राजा कौन बना? लुई फिलिप। अब देखिए चौथा नंबर जो पॉइंट है, लुई फिलिप ने उदारवादी, देखिए ध्यान समझिए, उदारवादी मतलब वे लोग, बार बार हम इस टॉपिक को क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड वालों का दिमाग सन का तो कुछ वो क्वेश्चन डाल देगा। उस क्वेश्चन में मान के चले उदारवादी डाल दिया, तब उदारवादी आप लोग कहेंगे कि हम लोग के बुक में उदारवादी देवे नहीं किया, क्वेश्चन ही नहीं है। तो हम बार बार उसी को लिए समझा रहे हैं। उदारवादी का मतलब होता है वैसे लोग जिन लोगों का माइंड जो होता है वो स्वतंत्रता चाहता है, वैसे लोग जो स्वतंत्रता की भावना को अपनाते हैं, तो वैसे लोगों को उदारवादी कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो खुले दिमाग के होते हैं, एक देखिए 2 प्रकार के आदमी होते हैं। एक हुआ जो अपने अंदर सब समेट के रखता है, और एक जो माइंड एकदम पूरा खुल के अच्छे से बात करता है, तो वो लोग उदारवादी होते हैं। लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों मतलब मीडिया वाले, एवं फ्रांस की जनता का समर्थन प्राप्त किया। देखिए जैसे ही जुलाई 1830 की क्रांति के बाद जैसे ही चार्ल्स दस चला गया तो फ्रांस की जनता ने समर्थन किया था खुलकर। किसका समर्थन किया था? लुई फिलिप का। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा जुलाई 1830 की क्रांति के बाद अगला राजा कौन बना, तो याद रखिएगा लुई फिलिप। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद उदारवादियों, पत्रकारों एवं जनता ने किसका समर्थन किया? लुई फिलिप किस वंश से थे? आर्लियंस वंश। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस वंश का समाप्ति हो गया था? बोर्बो राजवंश। पूछेगा कि जुलाई 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स 10 कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। इतने सारे ऑब्जेक्टिव इसमें मिल गए। तो चलिए इसको उतार लीजिए, और जहां जहां पे हमने टिक किया आप लोग भी टिक कर लीजिएगा अलग अलग क्रम से।
याद रखिएगा, इसको याद करिए। चलिए उतारिए, इसको उतारिए, ज्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1848 की क्रांति। हमने बताया था 1830 की क्रांति के बाद अगला राजा कौन बना, लुई फिलिप। और ये भी बताया था कि लुई फिलिप को भी बाद में हटा दिया गया, तो वो ही क्रांति थी 1848 की क्रांति। अब ध्यान समझिएगा, घबराइएगा मत इतना बड़ा देख के, बस ध्यान से एक एक पॉइंट समझिए। 1848 की क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे, तो फ्रांस के राजा थे लुई फिलिप। कौन थे फ्रांस के राजा, लुई फिलिप। एक एक लाइन ध्यान से समझिएगा, कभी मत घबराइएगा, और एकदम मैट्रिक बोर्ड में जाके एकदम गर्दा कर दीजिएगा, गर्दा गर्दा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। चलिए 1848 की क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे, लुई फिलिप थे। और ध्यान से आगे समझिए, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। आपसे पूछ सकता है लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था, उदारवादी शासक, उदारवादी शासक था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4-10 कैसा शासक था, तो आप लोग को पहले बता चुके हैं, प्रतिक्रियावादी शासक था। लुई फिलिप कैसा शासक था, उदारवादी शासक था। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से 2x करके मत देखिएगा, ना तो घबरा जाइएगा, समझिए ध्यान से। 1848 की क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे, लुई फिलिप थे। और फ्रांस की क्रांति के बाद आपको बताएंगे, अभी पहले सही समझिए। 1848 की क्रांति के समय फ्रांस के राजा थे लुई फिलिप, और लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु इसका प्रधानमंत्री, अब ध्यान समझिए, इसका प्रधानमंत्री था गीजो। प्रधानमंत्री कौन था, गीजो। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। गीजो क्या था, कट्टर प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी मतलब जो साफ विरोध चाहते हैं, एकदम जैसे मान के चले गांव में अगर कुछ कंपनी बनाने के लिए आए तो सामने से खड़ा हो गया, एकदम सीधा जाके लेट गया, पहले हमारे के मरबा तबे कंपनी खड़ा हो जाता, ना खड़ा हो, मतलब साफ विरोध करने वाले आदमी को प्रतिक्रियावादी कहते हैं। जैसे मान के चलिए घर में कोई कहा कि हमको हई चाहिए, परंतु उसके सामने कोई करिए ना, ना हो सकेला, उहे प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। बार बार समझा दिए, गीजो किसी भी तरह के सुधार एवं प्रगति के विरुद्ध था। हमने अभी समझा दिया, वैसे लोग जो सुधार नहीं चाहते, वैसे लोग जो प्रगति नहीं चाहते, उन लोगों को प्रतिक्रियावादी कहते हैं। तो अभी बताया हमने, गीजो किसी भी तरह का सुधार एवं प्रगति के विरुद्ध था। ध्यान से याद रखिएगा, जो जो बोल रहे हैं इसको दोबारा समझा देंगे। 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो याद रखिए, बार बार आप लोग भी बोलिए, लुई फिलिप था। लुई फिलिप एक कैसा शासक था, उदारवादी शासक था, परंतु इसके प्रधानमंत्री कौन था, गीजो था। गीजो क्या था, गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी की था। प्रतिक्रियावादी क्या होता है, तो प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है सर कि वैसे लोग जो सुधार नहीं चाहते हैं, वैसे लोग जो किसी भी काम में अड़चन डालते हैं, वैसे लोगों को प्रतिक्रियावादी कहते हैं। एग्जाम्पल देके समझाइए भैया। तो गीजो किसी भी तरह के सुधार एवं प्रगति के साफ विरुद्ध था। समझ गए, इतना तक आप लोग समझ गए। अब इसके बाद आगे समझते हैं। लुई फिलिप भी अमीर लोगों के साथ ही रहना चाहता था। देखिए अभी पीछे टॉपिक में बताया था कि लुई फिलिप को जनता का समर्थन था, जनता ने उसे राजा बनाया, पर जानते ना, जो एकदम नीचे से एक आली ऊपर पहुंच जाता है उसको घमंड बहुत जल्दी होता है। इसको भी हो गया घमंड। क्या हो गया, घमंड। था, ये खराब नहीं था, उदारवादी था, परंतु इसको घमंड हो गया। मान के चलिए कि किसी के पास एक आली, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं, और एक आली मिल गया 50 करोड़, एक आली मिल गया 200 करोड़, तो भैया उसका पैर तब आसमाने में न डोलेगा। वैसे ही जो लुई फिलिप था वो भी किसके साथ रहना पसंद करता था, अमीर लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था। जैसे मान के चले गरीब लोगों की बस्ती से वो डीएम बन गया, अब वो डीएम बन के कभी गरीब बस्ती में आइबे नहीं किया, तो बताइए गरीब बस्ती का कभी डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बस वही है, लुई फिलिप भी अमीर लोगों के साथ रहना पसंद करता था। किस लोगों के साथ, अमीर लोगों के साथ। इसके साथ देखिए, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में लिखेगा, हम फिर से अगले लेक्चर में दोबारा इसको समझाएंगे। इसके शासन काल में, किसके शासन काल में, लुई फिलिप के शासन काल में, इसके शासन काल में जनता इससे बहुत नाराज थी। भैया क्यों नाराज थी, भैया तू अमीर के देखवा और जनता गरीब के लिए कुछ ना कर बता, नाराज हुई ना करी। परंतु ये में नाराजी के एक और कारण ध्यान से समझा जा। एक शासन काल में देखिए, भोजपुरी बोल रहे हैं तो ये मत कहिएगा कि भोजपुरी हम बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, परंतु भोजपुरिया बहुत मीठी बोली है, ये से बोल रहे हैं। इसके शासन काल में जनता इससे बहुत नाराज थी। क्यों नाराज थी भैया, क्योंकि इसके शासन काल में कोई विदेश नीति नहीं थी। विदेश नीति, मान के चले विदेश नीति का मतलब क्या होता है, मान के चले कि हमने कोई व्यापार खड़ा किया है,
मान के चले हमारा भी पापड़ के व्यापार है, हम पापड़ बना बना के अपने घर में रखेंगे, तो क्या पैसा आ जाएगा? आएगा? आप ही लोग बताइए, नहीं आएगा। मान के चलिए कि हम बिस्कुट का दुकान खोले, परंतु बाहरी लोगों को आने ही नहीं दे रहे और ना बाहर लोगों को कुछ बेच रहे हैं, तो क्या बिस्कुट से हमको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसके पास कोई विदेश नीति थी ही नहीं, इसके पास कोई पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको तो बस सभी लोगों के साथ रहना था और अपना ऐशो आराम करना था। तो भैया क्या हुआ, इसके शासन काल में भूखमरी मर गई। आज जब पैसा नहीं होगा तो घर वाले तो भैया क्या करेंगे? घर वाले क्या होंगे? भूखमरी होंगे। घर वाले कौन? मतलब गरीब लोग। ये तो भैया अमीर है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोट पैंट है, बिस्कुट दे के बेच दिया, कोनो को ले लिया, अब बस अपने भर बेचा और ले लिया। तो बताइए, वो तो खुश है, वो तो अमीर लोगों के साथ है, परंतु उसके घर वाले यानी जो गरीब लोग हैं वो क्या है? भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। किसके शिकार? भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। जिसके खिलाफ पेरिस में थियर्स, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है थियर्स कौन था, तो याद रखिएगा थियर्स एक सुधारवादी था। सुधारवादी, अब देखिए क्या होता है सुधारवादी, इसके नाम से ही पता चल रहा है, वैसे लोग जो खराब काम को सुधारने के लिए लगते हैं, वैसे लोग जो सुधार चाहते हैं, वैसे लोग जो मान के चले जो प्रतिक्रियावादी है, ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो इनका सुधार कैसे किया जाए, इनको कैसे ठीक किया जाए। मान के चले मेंटल हॉस्पिटल में क्या किया जाता है? मेंटल लोगों का सुधार किया जाता है, तो मेंटल हॉस्पिटल वाला सुधार आगे समझते हैं। थियर्स के नेतृत्व में, नेतृत्व मतलब थियर्स के द्वारा, थियर नेतृत्व मतलब थियर्स के द्वारा पेरिस, पेरिस के अभी पिछले थोड़ा देर पहले बताया है कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। थियर्स के द्वारा पेरिस में महाभोज का आयोजन किया गया। भैया देखिए, आप ही लोग बताइए, जहाँ की जनता भूखमरी से मरेगी तो उन लोग के लिए सबसे पहला चीज क्या रहेगा कि हम लोग को क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो खाना के लिए वो क्या किया? एक महाभोज का आयोजन किया, और इस महाभोज के दौरान राजा के खिलाफ आंदोलन भी किया गया। जैसे सबको क्या पेट भर जाएगा तो भैया उसके बात सुनने में मन करेगा, तो सब लोग का जब पेट भर गया तो राजा के खिलाफ आंदोलन किया गया। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो मूल मुद्दा था, जो मूल मोटो था, मोटो क्या था? मोटो मतलब मोटो गाना मत समझ लगिए कि हाय रे मेरी मोटो, यहाँ पे दूसरे मोटो का बात हो रहा है, मुद्दा का बात हो रहा है। और लुई मतलब कि शुरू हो गया, और उसके बाद हम कहा थे, हाँ, मतलब इसका जो मुद्दा था वो था लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करना। देखिए राजा है तो हम राजा के खिलाफ तो सीधे जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। किसको मजबूर किया गया? लुई फिलिप को मजबूर किया गया। तो यहाँ का लाइन मिटा देते हैं, थोड़ा सा काजू मुजू हो गया है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ का लाइन इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो बोलिए, हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो सब लोग को समझ में आ रहा है। देखिए चलिए इसको भी मिटा देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। शुरू हो गया, लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं, आप लोग 2 मिनट शांति से बैठे रहिए। अंततः 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप ने गद्दी को त्याग दिया। चलिए हम लोग आते हैं वापिस। देखिए कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे हमने आप लोग को बता दिया, महाभोज हुआ, ठीक है, खाइल पे लिया। अब खैला पियला के बाद जब बातचीत भइल, बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि लुई फिलिप को कैसे राजगद्दी से हटाना है। अगर लुई फिलिप राजगद्दी में बैठा रहा तो भूखमरी के कारण सभी लोग मर जाएंगे, तो इसको राजगद्दी से हटाने के लिए मजबूर किया गया। और मजबूर के हालत ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि 24 फरवरी, देखिए अंततः 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप ने गद्दी को क्या कर दिया? त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। तो चलिए यही था हमारा 1848 की क्रांति। अब हम लोग पढ़ेंगे 1848 की क्रांति के परिणाम। इसको उतार लीजिए, आप लोग को 10 सेकंड टाइम दे रहे हैं, 10 सेकंड टाइम दे रहे हैं।
तो ठीक है सर, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1848 की क्रांति के परिणाम। तो यार ध्यान से देखिएगा, 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप मतलब कि इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद हमने आपको बता दिया था लुई फिलिप गद्दी छोड़कर भाग गया। कहाँ भाग गया तो अपने मन सोच लीजिए, नहीं भी मालूम चल रहा है तो अंदाजे पीछे 150 मार दीजिए इंग्लैंड, क्योंकि सब इंग्लैंड भागता था। क्यों भागता था इसका भी कारण है, क्योंकि उस समय में इंग्लैंड सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र के मामले में सबसे ज्यादा तेज था। यानी कि वहां की जो व्यवस्था थी वो सभी देशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा सुदृढ़ थी। सब मान के चलिए कि हम लोग के देश में कैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता, इन सभी में से सबसे ज्यादा फेमस कौन है? मुंबई है। क्यों फेमस है? क्योंकि मुंबई में हर प्रकार की सुविधा है, सब चीज मुंबई में मिल जाएगा। उसी प्रकार से पूरे यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली बहुत सारे देश थे, परंतु जो सबसे ज्यादा लग्जूरियस था, जो सबसे ज्यादा फेमस था, वो इंग्लैंड था। तो चलिए लुई फिलिप कहाँ भाग गया? देखिए यहाँ पे फिलिप लिख दिया, आप लोग भी नहीं बता रहे, देखिए बताइए तो। 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। अब 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप देखिए बहुत सारे राजा आ गए, वहां की जनता असंतुष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से 1848 की क्रांति के पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब जो भी समझिए, मतलब कि अब जनता का शासन होगा। समझ गए? इस क्रांति के साथ ही पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। पुरातन व्यवस्था, वियना सम्मेलन में पुरातन व्यवस्था को दोबारा लाया गया था, जिसके द्वारा बुर्बो राजवंश और आर्लियंस वंश, कितने सारे वंश वापिस लौट कर आए। फिर फर्डिनेंड, हैब्सबर्ग वंश सब लौट कर आए थे, जिसकी वजह से बहुत सहना पड़ा था। तो वही सभी जितने व्यवस्था सबको अंत हो गया। आगे इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के कई छोटे बड़े देशों पर पड़ा, जिसके कारण वहां की राष्ट्रीयता उत्पन्न हो गई। मतलब राष्ट्रीयता की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें, जैसे ही क्रांति खत्म हुई तो उसका इतना प्रभाव पड़ा कि यूरोप के जितने छोटे बड़े देश थे उन सभी के अंदर राष्ट्रीयता मतलब देश के प्रति प्रेम जाग गया। तो चलिए इसको उतार लीजिए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, उतारिए जल्दी इसको। ये उतारी मत छोड़िए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मार लिए आप लोग? चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या, एक बस लास्ट वीडियो का एंड कर रहे हैं, उससे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझा के चले जाते हैं। देखिए जैसे ही 1848 बंद हुआ, जैसे ही 1848 बंद नहीं मतलब 1848 की क्रांति समाप्त हुई, तो देखिए दो भाग में बट गए। एक था गणतंत्रवाद, एक था गणतंत्रवाद, और एक था क्या, सुधारवाद। एक क्या था? सुधारवाद। हमने आपको बीच में बताया था थियर्स के बारे में कि वो सुधारवाद से था। गणतंत्रवाद मतलब गणतंत्र के एक जो मानने वाले थे, इसका नेता बना मार्टिन। कौन बना? मार्टिन बना। कौन बना? मार्टिन। और इसका नेता बना लुई ब्ला। लुई ब्ला। अब देखिए ये जो दो लोग थे, ये दो लोगों में से दोनों चाहते थे कि हम अकेले फ्रांस को चलाएं, इसीलिए इन दिन दोनों के बीच क्या हो गया, संघर्ष हो गया। और लास्ट में जानते हैं वापस कौन लौट कर आया? वापस लौट कर आया लुई फिलिप। लुई फिलिप नहीं, सॉरी, लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन फ्रांस का नया राजा बना, और ये बाद में उसके बाद राजा बना, फिर इसके बाद नेपोलियन तृतीय आया। अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस इतना ही।